नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, पाकिस्तान का जो एपेक्स टैक्स कलेक्शन इदारा है, उसकी टीम को मुबारकबाद दी है कि पिछले बरस के मुकाबले में इस माह नवंबर में 35% टैक्स कलेक्शन में रेवेन्यू में इजाफा हुआ है और गुज़िश्ता 5 माह में भी रेवेन्यू में 37% इजाफा देखने में आया है। इसके साथ ही रज़ाक दाऊद साहब ने, कॉमर्स मिनिस्टर ने यह इंकशाफ किया है कि नवंबर के महीने में 30 नवंबर को एक महीने की एक्सपोर्ट्स 2.9 बिलियन, ऑलमोस्ट अब उसको 3 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हुई हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये गालिबन पाकिस्तान की तारीख में कभी पहले या हालिया तारीख में कभी पहले देखने में नहीं आया। लेकिन इसके साथ ही जो डिस्टर्बिंग चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स का बिल जो है वो भी बहुत ही तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है और अगर ये इंपोर्ट का बिल ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा तो फिर साल के आखिर में करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो खासा बढ़ सकता है। ताकि हुकूमत के ज़राए का कहना है कि नहीं, इंपोर्ट का बिल आगे नहीं बढ़ेगा, एक्सपोर्ट आगे बढ़ेंगी और यूँ जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उस पर बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होगा। इन बोर किस्म की जो बातें हैं, इनका ताल्लुक एक आम आदमी की ज़िंदगी से बहुत गहरा है, बिकॉज यही वो चीज़ें हैं जो लगती तो बोरियत वाली हैं, बोर लगती हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों का ताल्लुक उस महंगाई से है जिसे हम सड़कों पर देख रहे हैं। मैं आज बहुत खुशनसीब इस मामले में कि मिफ्ता इस्माइल साहब, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, पाकिस्तान के एक्स डिफेक्टो फाइनेंस मिनिस्टर, मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, PMLN के अहम रहनुमा हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू डॉक्टर साहब। मुझे जमशेद इकबाल चीमा साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ऑन फूड सिक्योरिटी, लाहौर से एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू जमशेद इकबाल चीमा साहब, एग्रोनॉमिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माई गेस्ट। और इसके अलावा भी हमारी कोशिश होगी कि एक्सपर्ट से बात करें, टुकड़े भी दिखाएं। मैं आपको सबसे पहले लेकिन यहीं से पहले बात शुरू कर लेते हैं मिफ्ता साहब, इसके ऊपर, इससे पहले कि मैं आपको और चीज़ें दिखाऊं, ये जो परफॉर्मेंस अपनी शो की है, ये जो मेरे हाथ में प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट है कि वो कंग्रेचुलेट कर रहे हैं फेडरल बोर्ड रेवेन्यू को, और साथ ही खबर है कि ऑलमोस्ट 3 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हुई, इस पर तो आप अब कन्विंस होंगे कि ये हुकूमत वाकई परफॉर्म कर रही। थैंक यू मोहित भाई, थैंक यू फॉर कमिंग एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू। देखिए, एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ गई है, 2.9 बिलियन हो गई। ठीक। पिछले 2 दिन पहले प्लानिंग मिनिस्ट्री ने कहा कि देखें एक्सपोर्ट वॉल्यूम में नहीं बढ़ी, वैल्यू में बढ़ी है। फिर पिछले कल गुज़श्ता दिन क्लैरिफिकेशन आई है। जी, वो कहते हैं, वो हमें टेक्सटाइल वालों ने फ़ोन किया। अब मैं आपको अभी बता देता हूं, असद उमर साहब ने और बाकी सारे मिनिस्टर्स ने फिगर्स को अंडरस्टैंड नहीं किया था, बड़ा प्रोटेस्ट। मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ अंडरस्टैंड करने की। 77% कॉटन क्लॉथ पहले 3 महीने में कम हुई है बाय वॉल्यूम। अच्छा। 4% फ्रूट कम हुआ है, 13% टेंट कम हुए हैं, 34% फिश एंड फिश प्रेपरेशन कम हुए हैं, 44% सीमेंट कम हुई है, 16% ग्वार गम एंड ग्वार की बहुत एक्सपोर्ट होती थी, टेक्सटाइल उसमें यूज़ होती है ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर, वो कम हुए हैं। तो ये बात नहीं करें कि वॉल्यूम में कमी नहीं आई है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट आइटम्स में आई है, बहुत में नहीं भी आई है। तो उन्होंने अपनी करेक्शन की है, उन्होंने पहले कहा कि हमसे गलती हो गई थी, ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट को समझ नहीं सके। वो कहते हैं कि मीटर वर्सेस किलोग्राम का फर्क था। सर, आपने सुना होगा। बिल्कुल, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि सारी आइटमों में कमी नहीं आई है, लेकिन चंद आइटमों में जो मैंने आपको बताया, उसके अलावा ऑब्वियसली आइटमों में कमी भी आई है। आपकी इंपोर्ट बढ़ी है 92% से, 92% से। जस्ट बी क्लियर, नहीं वैल्यू में बढ़ी है कि वैल्यू में? आप कह रहे हैं कि वैल्यू में 92%। पिछले साल नवंबर के अंदर 4.067 बिलियन की इंपोर्ट हुई थी। इस साल 7.84 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट हुई है, जो शहबाज राना ने ट्वीट किया है, दीगर लोगों ने ट्वीट किया। ये पिछले साल से इंपोर्ट ज़्यादा हुई 92%। अब अगर पिछले साल नवंबर में कितनी इंपोर्ट हुई थी? 4.067 बिलियन। ठीक है, और अब हुई है 7.84, तो 92% एक्सपोर्ट बढ़ गई। अब इंपोर्ट बढ़ गई। अब आपका आधे से ज्यादा रेवेन्यू इस साल, इनका 55% रेवेन्यू FBR का पोर्ट से आ रहा है। जो पोर्ट पे ये ड्यूटी कलेक्ट करते हैं, जो पोर्ट पे ये सेल्स टैक्स कलेक्ट करते हैं, और जो पोर्ट पे ये इनकम टैक्स कलेक्ट करते हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूट 55% ऑफ टोटल FBR रेवेन्यू। ठीक है, ओके। नाउ अगर 92% इंपोर्ट बढ़ रही है तो खान साहब का सवाल, उसकी इंपोर्ट बढ़ने में वो एक एक्सप्लेनेशन अखबारों में लिखी हुई है कि जो टर्फ की स्कीम इन्होंने दी थी टेक्सटाइल सेक्टर को, टेम्पररी एक्सपोर्ट रिलीफ फाइनेंसिंग वगैरह, उसकी वजह से चूंकि मशीनरी ज्यादा मंगवाई है उन्होंने, उस वजह से वो इंपोर्ट का बिल बढ़ गया और आगे रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़े। देखिए, अब मैं इस पे जमशेद साहब भी सुन, मैं सर 1 मिनट में हाजिर हो जाऊंगा इस पे। एक सेकंड, 92% अगर आपकी इंपोर्ट बढ़ी है तो फिर आप ये तो 55% तो उसका एक सिर्फ कस्टम ड्यूटी मतलब आ रही है ना आपकी, 55% तो आप पोर्ट से रेवेन्यू आ रहा है कि जो रेवेन्यू आया है वो तो एक्सप्लेनेशन। अच्छा, अब आखिरी अगर गुजारिश, एक्सपोर्ट तो बढ़ी, एक्सपोर्ट बिल्कुल बढ़ी है, मैंने कहा ना, बिल्कुल। तो 2.9 बिलियन हुई है, 2.6 बिलियन होती थी, 2.9 भी विदाउट अ डाउट। अल्लाह करेगा रेमिटेंस का नंबर अच्छा आएगा, लेकिन जितना इंपोर्ट बढ़ा है, लेट मी पुट इट दिस वे, हमारे ज़माने में हम तो बहुत बुरे थे, आपको तो पता ही है।
आपसे ज्यादा कौन जानता है? हम जो इतने बुरे थे ना, तो 45% इंपोर्ट की एक्सपोर्ट करते थे, यानी कि आर एक्सपोर्ट यूज्ड टू पे फॉर 45%। दिस मंथ योर एक्सपोर्ट विल बी अबाउट 36% ऑफ योर इंपोर्ट्स। ठीक, और आपका कितना होता था? 45%। सबसे बुरे हाल में जब आखिरी बुरा साल था तो 45 था। उससे जितनी इंपोर्ट होती थी उसका कम से कम 45%, 45% आप पैसा निकालते थे एक्सपोर्ट के जरिए। इन्होंने 30% निकाला। यही तो आने देना। 36%। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आप स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के फूड सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन आप जाहिर है कि इकोनॉमिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट हैं। ये जो डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि ये जो एक्सपोर्ट जिसका इतना चर्चा है, इसमें सिर्फ 30% आपने अपनी इंपोर्ट्स को कवर किया, जबकि इनकी हुकूमत जो खासी गई गुजरी थी वो भी 45% कवर कर लिया करती थी। नहीं, इनसे भी ज्यादा गई गुजरी हुकूमत थी, वो पीपल्स पार्टी की थी। जिस तरह आप कह लें कि कोई यू कैन से कि कुछ $14 बिलियन उनका ट्रेड डेफिसिट था, और इनके दौर में ये $37 बिलियन हुआ ट्रेड डेफिसिट जो है। सो मुझे नहीं समझ आया। और जो ट्रेड अपना एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी 5 साल, वो इनके दौर में नहीं बढ़ी थी। हमारे दौर में आप कह लें कि एक्सपोर्ट भी बढ़ी है, और तीसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि फॉरेन रेमिटेंस जो है वो बड़ी कम बढ़ी इनके दौर में, हमारे दौर में वो बढ़ी है। सो ये जो आपने एक बात की और उन्होंने उससे इनकार किया बेसिकली कि जो आपकी टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल के पैकेज में ये इनके दौर में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट कम हुई। हमें कोई 11 साढ़े 10 अरब डॉलर पे ये मिली, 11 अरब डॉलर पे, वो पिछले साल 16 पे चली गई, और इस साल ये 20 पे जा रही है, और इससे अगले साल इंशाल्लाह 26 पे जाएगी जी। ये 11 साढ़े 11 से लेके हम इसको 26 पे जा रहे हैं, और उसमें $4.5 अरब डॉलर की इस साल आपके लिए मशीनरी आ रही है। नहीं तो आपने ऐसा क्या किया कि इसकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है टेक्सटाइल की, 10 से चली जाएगी 20-21 पे? इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि आप कह लें उनको एनर्जी में कम्पिटिटिव हुए। अच्छा, इसमें एक तो एनर्जी प्राइसेस में कम्पिटिटिव हुए हैं लोग, फिर गैस जो है वो हमने प्रायोरिटी बेसिस पे उनको दी है। फिर तीसरा ये था कि ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग 2 के 9 साल अगर देखें तो 9 साल में इन्होंने जो उनको पैसे दिए, यू कैन से जो आप कह लें विड्रॉल्स दी, वो टोटल 66 बिलियन रुपीस थी। हमने 3 साल में 115 अरब का उनको आप कह लें कि टैक्स विड्रॉल्स दी, जिसकी वजह से आप कह लें कि उनके पैसे फंसे रहते थे, या अपने एक्सपेंस या आप पहले बजट डेफिसिट को कम शो करने के लिए उनको पैसे वापस नहीं करते थे। उनके टैक्सेस के पैसे जो एक्सपोर्ट आप कह लें विड्रॉल्स वो नहीं दे रहे थे। सो उनको सपोर्ट मिली है, वो लिक्विडेट हुए हैं, उनके जो फंड्स थे, प्रॉफिट्स बढ़े हैं, और दूसरा वैल्यू एडिशन बेहतर हुई है, तो उनकी एक्सपोर्ट बढ़ी है। और तीसरा यह है कि इसमें जो हमारी पिछले साल 29 अरब थी, 20-21 से गई 29 अरब 21 पे से 29 पे गई, और इस साल 33 साढ़े 33 पे जा रही है। ये आप कह लें यू कैन से आपकी फॉरेन रेमिटेंस, तो दोनों को मिला के आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो ये हमें $18 अरब पे दे के गए थे, $18 अरब से हम पहले पॉजिटिव ले गए, और अब जो माइनस हो रहा है ये भी थोड़ा हो रहा है। हमें तो इस वक्त तकरीबन आप कह लें जो इकोनॉमी मिफ्ता इस्माइल साहब हमें दे के गए थे, वो दे के गए थे कि $1.5 अरब हर साल आपके रिजर्व में से, हर महीने आपके रिजर्व में से कम हो रहा था। जब $1.5 अरब रिजर्व में से कम हो रहा हो, तो फिर आपकी करेंसी कहीं रुकती नहीं है। और मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में ही हमें ये, मैं अभी देख रहा था फिगर्स, 28 जुलाई 2018 को हमें डॉलर जो इसहाक डार साहब प्राइड लेते रहे 5 साल कि मैंने 102 103 रुपए से नहीं बढ़ने दिया, वो हमें 129 रुपए का मिला। सो बेसिकली आप कह लें कि ये आर्टिफिशियल इकोनॉमी है, ये एक डिफरेंट चीज है, और फंडामेंटल्स को या बेसिक्स को स्ट्रांग करना ये एक डिफरेंट चीज है। हमारे दौर में टैक्स कलेक्शन की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें, चूंकि आपने डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल का जिक्र किया, लोकल आप कह लें, ठीक जी हाँ जमशेद साहब, चूंकि जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमी के, सवाल तो आता है कि मतलब आप इसमें ज़राअत की बात कर लें या आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो हमने बेसिक्स में इंप्रूव किया है, हमारी इकोनॉमी ने बेसिक्स में इंप्रूव किया है। हम आपकी बात में समझ गए, मेरा ख्याल है कि सुनने वाले भी आपकी बात समझ गए। जरा इसमें डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब को आने दीजिए, जमशेद साहब मिफ्ता इस्माइल साहब को आने दीजिए। मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में नाज़रीन आपको बताऊंगा कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल
ना सिर्फ इकोनॉमिस्ट हैं बल्कि पाकिस्तान के डिफेक्टिव फाइनेंस मिनिस्टर आप ही थे, जाहिर है, जब इंटरिम गवर्नमेंट के आने से पहले। वो ये कह रहे हैं कि आप जो मईशत छोड़ के गए थे वो जाली बुनियादों पे, आर्टिफिशियल बुनियादों पे खड़ी थी, बिकॉज जब हम आए तो हमें डॉलर 129 का, ऑलमोस्ट 130 का उस वक्त हो चुका हुआ था, और आप एक करंट अकाउंट डेफिसिट $20 बिलियन का छोड़ गए थे। आप एक्सपोर्ट्स में कोई इजाफा नहीं कर सके, और अब हमने इन चीज़ों को कह रहे हैं कि सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स आपको 10-11 की छोड़ के गए थे, वो उसको 20 पे चली जाएंगी। कुछ नंबर्स थोड़े से गलत हैं भाई जमशेद भाई के। अच्छा। मैं उसमें वो कर दूं। देखें, करंट अकाउंट डेफिसिट हम 18 बिलियन का छोड़ के गए थे, ये राइट, ही इज एब्सोल्युटली राइट, विच वाज 6% ऑफ जीडीपी। जी मैंने 18 बोला। इससे ज्यादा जो था वो 8.2% मुशर्रफ साहब छोड़ के गए थे पीपल्स पार्टी को। 8.2% ऑफ जीडीपी उस वक्त 14 बिलियन का था, लेकिन जीडीपी 175 बिलियन की, हमने जीडीपी ऑब्वियसली 300 बिलियन कर दी थी। हम जब छोड़ के गए थे तो हमने ऑब्वियसली जो अपना टैक्स रेवेन्यू था वो भी डबल कर दिया था। तो एबिलिटी टू सर्विस डेट भी हम डबल करके गए थे। ये एब्सोल्युटली इसमें बात, इसकी अहमियत भी समझाए ना कॉमन आदमी को। क्या आप कहते हैं आपके पास मुशर्रफ हुकूमत का टैक्स रेवेन्यू $175 बिलियन था टोटल, उनका जो जीडीपी था, तो उनकी जीडीपी 175 बिलियन थी। हम जब छोड़ के गए थे 316 थी। जब हम छोड़ के गए थे तो 115 पे डॉलर छोड़ के गए थे, रुपया छोड़ के गए थे। केयर टेकर के पास जब इनको जिस दिन हुकूमत मिली 122 रुपए था, वो ऊपर नीचे हुआ, फिर 140 पे ले गए। आपको पता है कि वज़राओं ने खुद बोला कि मुल्क डिफॉल्ट पे नैश पे खड़ा है। अब आपको पता है कि ये वजीर अपनी कंपनियों के बारे में तो कभी नहीं बोलते। तो नहीं था वैसे, क्योंकि मैंने खरीदा था इलेक्शन से, आपने जरूर महंगा खरीदा, नहीं महंगा कभी नहीं था, 122 रुपए का उस दिन था। अभी निकाल लेंगे। 23 जुलाई की मैंने स्लिप्स रखी हैं, जिस दिन इनको हुकूमत, इलेक्शन हुआ ना 25 को, जिस दिन इनको हुकूमत मिली है ना, जिस दिन इनको नहीं, वो तो इन्होंने तकरीर की ना 25 को। क्या कर रहे हैं आप? प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान ने 25 तारीख को तकरीर की कि उसमें ये कहा कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से डॉलर मैंने बेचने की, मुझे इसलिए पता है कि मैंने बेचना चाहा, मैं फंस गया। इनको 5 अगस्त को या 10 अगस्त को हुकूमत मिली है ना, इनको 18 को मिली। तो उस दिन की आप देख लीजिएगा 122 के 25 जुलाई को फतह की जो तकरीर बनाई इमरान खान ने, उसमें इंडिकेशन, मैं तो 31 मई को चला गया था 115 का छोड़ के। चलो ठीक है, ये तो लेकिन मेरी बात अब कंप्लीट तो कर लूं इस बात पे। अब जमशेद साहब ने कहा कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट हम बहुत छोड़ के जा रहे थे, कोई $1.5 बिलियन का। बात सही कर रहे हैं जमशेद साहब, एकदम सही कर रहे हैं। तो $1.5 बिलियन यानी कि बहुत बुरा नंबर है, तो $1.5 बिलियन से ज्यादा नंबर इससे भी बुरा होगा, राइट। इस महीने शर्त लगा लें जमशेद भाई मुझसे अभी कोसार पे खाने की कि $2 बिलियन से ज्यादा का नंबर। जी जमशेद भाई बोलिए। जी जमशेद साहब, चले कोसार के खाने की लग गई है, साथ मुझे भी लेना है। जी बोलिए भाई, साथ है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको ना, इसमें मोहित भाई, इसमें देखना पड़ेगा आपको कि चीजें आइसोलेशन में नहीं होती। आइसोलेशन में हमारी परफॉर्मेंस अगर ओवरऑल देखें तो हमारे पिछले साल डेट टू जीडीपी रेशियो जो है अक्सर मुल्कों का, ये दुनिया के मोस्टली मुल्कों का बड़ा है। हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो कम हुआ है हमने। और यहाँ पे मैं अक्सर सुनता हूँ कि मुस्लिम लीग मिफ्ता इस्माइल साहब, तो आप कह लें कि जो कोई इकोनॉमिस्ट हैं तो फिगर्स बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये इनके अक्सर जो लोग जिनका बिल्कुल ही इकोनॉमिक से कोई लेन देन नहीं आते शुरू हुए थे कि हमने कर्जे बहुत ले लिए हैं। सो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो जो पिछले साल हमने कम किया है। दूसरी जो बात मिफ्ता इस्माइल साहब का, मैंने फिगर गलत बोली है, वो नहीं, मैंने $18 अरब ही बोला था, 20 आपके मुंह से निकला है। तीसरी बात उन्होंने 2-3 चीजें पॉइंट आउट की जिनकी कम हुई है, एक्सपोर्ट कम हुई है। उन्होंने सीमेंट की बात की। सीमेंट सर यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री, लोकल हाउसिंग इंडस्ट्री इंप्रूव कर रही है। लोकल हाउसिंग इंडस्ट्री जब तरक्की कर रही है तो आपका सीमेंट यहाँ बेहतर हो रहा है। दूसरा, ग्वार की आपने बात की। ग्वार बेसिकली इस वक्त फार्मर को लगाना फिजिबल नहीं रहा। सीमेंट तो बड़ा महंगा हो गया पिछले एक साल। खुराक की इन्वेंट्रीज कम हुई है जी। क्या सीमेंट महंगा इसीलिए हुआ है? देखिए, इसमें 2-3 चीजें अंडरस्टैंड करें आप। दुनिया में 3 चीजें महंगाई को, मोहित भाई जी, मोहित भाई 3 चीजें इसको आप कह लें कंट्रीब्यूट करती हैं महंगाई को। 3 चीजें महंगाई को मेजर कंट्रीब्यूट करती हैं। एक खुराक है, दूसरा एनर्जी है, और तीसरा आपकी मेटल्स हैं। इस वक्त अगर आप एनर्जी देखें तो एनर्जी में गैस को ऑलमोस्ट 3.5% महंगी हो गई, 5 टाइम्स महंगी हो गई। आपका पेट्रोल जो ऑलमोस्ट 100% के लगभग महंगा हुआ। फिर आपकी एलपीजी जिस तरह महंगी हुई, फिर कोयला आपका तकरीबन 150% महंगा हुआ। एनर्जी ने महंगाई को कंट्रीब्यूट किया, और हम हमेशा से बिग वे में एनर्जी के इंपोर्टर हैं। दूसरी बात आ गई इसकी मेटल के भी हम इंपोर्टर हैं। मेटल जो है ये 60 से लेके 80% तक ये महंगी हुई है। सो जो दो मेजर चीजें थी जो इंपोर्ट करते हैं। तीसरी, अगर खुराक की बात करें तो खुराक में हम नेट इंपोर्टर हैं 1952 से लेके आज तक। पहली बार जो पाकिस्तान में गंदम आई 1953 या 52 में आई, और 1952 में हम गए इसमें आप कह लें IMF के पास पहली बार, और 22वीं बार अब जा रहे हैं। सो आप कह लें कि हम खुराक के भी नेट इंपोर्टर हैं। तो खुराक में भी जो
आप कह रहे हैं कि हम खुराक हमेशा से इंपोर्ट करते थे, चूंकि आप एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं। 1952 से मतलब वो आप कह रहे हैं कि 1952 कह रहे हैं या 1992 कह रहे हैं? 1992 1952 से हम इंपोर्टर हैं और 1980 के बाद सिर्फ आप कह लें 5 साल जी 52 और 1980 और 2000 के दरमियान सिर्फ 3 या 4 साल ऐसे हैं जब गंदम पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हुई। फिर 2001 से लेकर 2022 तक मेरा सिर्फ 2 साल ऐसे हैं जब इंपोर्ट नहीं हुई, हमेशा होती रही है। 2 या 3 साल हैं जब खुराक के नेट इंपोर्टर नहीं रहे। खुराक के हम 1952 के बाद से लगातार नेट इंपोर्टर हैं। अब जब खुराक की दुनिया में किल्लत हुई है तो उसमें जितने अमीर मुल्क हैं, अमीर मुल्कों ने आप और दूसरा ये कि ये जो स्टॉक टू यूज यूटिलाइजेशन रेशियो है, स्टॉक यूटिलाइजेशन रेशियो का एक स्टैंडर्ड होता है 120 दिन की मुझे ब्रेक लेने दीजिए। जमशेद इकबाल चीमा साहब जो कि एसएपीएम है, स्पेशल असिस्टेंट हेड टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, वो ये कह रहे हैं कि कमोडिटी प्राइसेस में 3 किस्म की चीज़ों की कीमतें हमेशा, जिसमें एनर्जी है, जिसमें मेटल्स हैं, जिसके अंदर खुराक है, उनकी कीमतों से ही दुनिया की इकॉनमी जो है मुतासर होती है। और इन तीनों चीज़ों की, इन तीनों कैटेगरीज की चीज़ों में की कीमतों में गुज़िश्ता चंद माह में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। वो इसको इशारा करते हैं महंगाई की तरफ, जिसका एक आम आदमी से ताल्लुक है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस इशू को आगे लेकर चलते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले जो बात हुई उसमें ऐसे पीएम जमशेद इकबाल चीमा साहब जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट हैं, उन्होंने बहुत सी एक्सप्लेनेशन दी, जिसका मतलब ये था, वो बताना चाह रहे थे कि किस तरह से कमोडिटी प्राइसेस के नतीजे में महंगाई हुई है। लेकिन 2 टुकड़े बहुत दिलचस्प मैं आपको सुनाता हूँ। पहला, प्राइम मिनिस्टर के जो स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मुज़म्मिल असलम साहब, उन्होंने महंगाई की क्या एक्सप्लेनेशन दी है, या महंगाई है ही नहीं, शायद उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दी है, उससे सुन लेते हैं। उसके बाद शेख रशीद साहब ने कहा है कि मैं अकेला कहता हूँ कि महंगाई है, वो भी सुन लेते हैं। लेकिन पहले मुज़म्मिल असलम साहब को सुनते हैं। 1970 के बाद पूरी दुनिया की बदतरीन महंगाई चल रही है। पाकिस्तान को भी जो है उसने बहुत ज़्यादा फ़र्क डाला है। सीपीआई, जिसको नॉर्मल तौर पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, वो जो है तकरीबन 11.5% आए। जहाँ पे हम बेबस हैं वो आलमी मार्केट से जो हम चीज़ें मंगाते हैं। आलमी मार्केट में 100% जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ी, लेकिन हमने जो है सिर्फ उसमें जो है 40% का इजाफा किया। खाने की चीज़ों में कमी हुई है, उसमें जो है प्याज पिछले साल से सस्ता है, टमाटर पिछले साल से सस्ता है। आम आदमी के जो बजट में जो चीज़ें आती हैं उन सब में कमी आ चुकी हुई है। महंगाई किधर आई? वो आई नॉन पेरिशेबल फूड आइटम में। सरसों का तेल वगैरह है, इसमें 57%, कुकिंग ऑयल जो है उसमें 53% इजाफा हुआ। तो वो चीज़ें जो बाहर से दरामद हो रही थी उसकी वजह से जो है महंगाई ऊपर आई। जो चीज़ें बाहर से दरामद होती हैं, जो बाहर से इंपोर्ट होती हैं, उसकी वजह से महंगाई ऊपर गई है। वरना असल में अगर ऐसा ना होता, अगर ये ऐसा ना हो रहा होता बैनुल-अक़वामी मंडियों में, तो शायद महंगाई ना होती। ये मैसेज आता है मुज़म्मिल असलम साहब की बात से। लेकिन शेख रशीद साहब जो हैं वो कुछ और ही कहने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक महंगाई है, मैं उन वज़ीरों में नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान मेरी बात सुनता है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं उन सियासी लोगों में शामिल हूँ जो लोगों के मसाइल से वज़ीर आज़म को आगाह करते हैं। महंगाई है, इसका हमें हल तलाश करना है, क्योंकि महंगाई जो है वो सबसे ज़्यादा तनख्वाहदार तबके के लिए है। महंगाई है और उसका हल तलाश करना है, शेख रशीद कह रहे हैं, अवामी आदमी है। डॉक्टर साहब, अब आप तो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, और आप वैसे भी इकोनॉमिक्स के आदमी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। क्या करेगी हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? कोई हल है आपके पास? सर, एक मैं गुजारिश कर दूं, जो जमशेद भाई कह रहे थे, तो वो ये भी बता दूं कि वो कह रहे थे हमने एक्सपोर्ट इन्होंने बढ़ाया है, तो ये गलत फहमी इनको है। अच्छा, पहले साल पहले साल 2% कम किया है। 50% डिवैल्यूएशन के बाद हम 24.8 बिलियन पे छोड़ के गए थे, ये 24.2 पे लेकर आए। पहले साल 24 बिलियन की एक्सपोर्ट कर 24.8 पे छोड़ के गए थे। अभी स्टेट बैंक के फिगर अभी निकाल लीजिए, ये 24.2 पे लेकर आए। अगले साल 22 पे आ गया, लेकिन वो कोविड है, उसको हम नहीं गिनते। इस साल जो इन्होंने पिछले साल जो बढ़ाया है वो 25.6 पे लेके आए, तो पहली साल 2% कम करा, इस साल 3% बढ़ाया है, सिर्फ 3% बढ़ाया है। इसमें ये इतने जो माशाल्लाह ढोल बजा रहे हैं 40% डिवैल्यूएशन करने के बाद, तो ये इनकी गलत फहमी है कि इन्होंने कोई एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस दी है। दूसरी बात, ये जमशेद भाई को पता है कि जब हम छोड़ के गए थे तो आप चीनी भी एक्सपोर्ट कर रहे थे और गंदम भी एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब आप सोचिए कि हम एक्सपोर्ट छोड़ के गए, ये इंपोर्ट कर रहे हैं, और इस पे शहनाइयां भी बजा रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस पे। जिस साल, पिछले साल कॉटन 35 साल में सबसे कम हुई है, ये पूछिए इनसे, 35 साल में सबसे कम कॉटन हुई है। इस साल जो कह रहे हैं कि बम्पर क्रॉप कॉटन का हो रहा है, जिस साल हम छोड़ के गए थे उससे 15% कम है, उससे 15% जमशेद साहब सर, और सर अब मैं गुजारिश कर दूं सर, देखें, जब आप
इसको मिनिमाइज नहीं करना चाहिए। जो है वो है, दुनिया में महंगाई है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन हिंदुस्तान से हमारा जीडीपी इस वक्त सीपीआई डबल चल रहा है। हिंदुस्तान में 5% है हमारे यहाँ। वजह क्या है? वजह भी तो बताएं सर। सर आप वाफर तरीके से आपका रुपया दवातुर से डिवैल्यू हो रहा है, तेजी से। आपने 50% पिछले 3 साल में मनी सप्लाई बढ़ा दी है। आप मतलब आपने रुपया डिवैल्यू कर दिया, मनी सप्लाई आपने M2 बढ़ा दी है 50%। आप मतलब क्या जमशेद साहब जवाब दें, आप तो स्पेशल असिस्टेंट, आप जवाब दें, समझाएं हमें, अवाम को समझाएं। देखिए, इसमें हमने जो बात की है वो उसी तरह उसी कंटेक्स्ट में लें। हमने कहा कि हमने 6 फसलों में रिकॉर्ड पैदावार ली है। वो हमने गंदम की बात की है, हमने चावल की बात की है, मकई की बात की है, दालों की बात की है, आलू की बात की है, सब्जियां और फ्रूट्स की बात की है। हमारी पहले पिछले साल जो काटन की बात कर रहे हैं, काटन में रिवाइवल की है। काटन एक बार 6 मिलियन बेल पे जाके इस साल 9 मिलियन बेल पे आई है। ये काटन से फार्मर आप कह लें कि पिछले कई साल रिसर्च पे पैसे नहीं खर्च किए गए तो मायूस हो गया था, फेल हो रहा था वो। ये टेक्सटाइल वाले उसको उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हमने टेक्सटाइल वालों से आप पहले सपोर्ट मांगी और उन्होंने कहा कि अपने सप्लायर को बचा के रखो। रिसर्च हमने बेहतर की, हमने उसको रिवाइवल किया है। अभी बम्पर का हमने नहीं कभी कहा, लेकिन पैदावार उसकी पिछले कई साल से ज्यादा ये फी एकड़ पैदावार वहां सक्सेस। हाँ, चीनी में हमने आप कह लें कि पिछले सालों में कभी भी एक बार 2018 में चीनी ज्यादा पैदा हुई थी, वो तकरीबन गन्ना 81 मिलियन टन हुआ था। इस साल 100 मिलियन टन से ज्यादा पैदावार होने जा रहा है। और यहाँ पे आप कह लें कि बेसिक जो प्रेशर है इस मुल्क में। अब आप और बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। ये कह रहे हैं कि जब हम गए थे तो गंदम एक्सपोर्ट हो रही थी, चीनी एक्सपोर्ट हो रही थी, आपके होते हुए गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ी है, चीनी भी इंपोर्ट करनी पड़ी। उसका क्या जवाब है आपके पास? वो बात सही है या नहीं? वो सही है, गलत है? देखें, बेसिकली जब आप मोई साहब जब पॉपुलर डिसीजन करते हैं तो फिर इसी तरह की चीजें होती हैं। आपकी अपनी अगर सारी शुगर इंडस्ट्री है और किसान को आप गन्ना लगवा ज्यादा देते हैं, बाकी फसलें कम हो जाती हैं। हमारे यहाँ आप कह लें कि सारी लाइफ स्टॉक ने अपना क्या नाम है इसकी, मेज इंडस्ट्री ने, आपकी पोल्ट्री ने अब ज्यादा तरक्की की है। अब आपकी हाई वैल्यू क्रॉप्स यहाँ पे ज्यादा हो रही हैं। पिछले साल किसान को 1100 रुपये अगर ज्यादा मिला है तो प्रोडक्शन बड़ी असली मिला है, फिर उसकी हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं वो ज्यादा हुई हैं। हम जो तकरीबन कुछ $4 बिलियन के गैर रवायती प्रोडक्ट बाहर से मंगवाते हैं, वो उनकी इंपोर्ट कम की है हमने। फिर ऑयल सीड की अगर बात करें, सबसे बड़ा सेटबैक इस वक्त खुराक में ऑयल का आया है। दुनिया में पिछले 20 साल में जो मैक्सिमम आपकी कैलोरीज यू कैन से इंप्रूव ग्रो कर रही हैं, ये कंजम्पशन ग्रो कर रही है, 45% कैलोरीज जो आ रही हैं वो सारी आई हैं से एडिबल ऑयल से आई हैं। एडिबल ऑयल का बिल इस वक्त कंट्रोल नहीं हो रहा। हमेशा से पाकिस्तान इसका इंपोर्टर था। तकरीबन इस वक्त 70% एडिबल ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। हमने इसमें बड़ी सक्सेस ली है। आप कह लें कि इसमें मस्टर्ड में भी ली है और हमने ऑलिव में एक बड़ी सक्सेस ली है। तीसरी बड़ी सक्सेस हम उसमें अभी, लेकिन उस पर अभी काम इतना ज्यादा शुरू नहीं हुआ, लेकिन बिग वे में जा रहे हैं इस पे, पाम पे। सो हमने गैर रवायती फसलों पे ज्यादा गए हैं। हम इंडस वाटर के बाहर जाके हमने पानी कंजर्वेशन पे काम किया है। हमने स्मॉल डैम जो है तकरीबन 14,739 बनाए हैं। ये गैर रवायती काम थे जो हमने किए हैं और उससे हमने इंप्रूव किया है। ये करते थे आप पहले पॉपुलर 1-2 14,000 डाला, उसमें सक्सेस भी ले ली, रेट ज्यादा कर लिया जी। 14,700 आप कह लें कि मिनी डैम, स्मॉल डैम, चेक डैम, ये 3 किस्म के बलूचिस्तान केपी के 27 मिलियन एकड़ फीट पानी है जो इंडस रिवर से, इंडस बेसन से बाहर का है। इंडस बेसन के बाहर के पानी को किसी बंदे ने आज तक एड्रेस नहीं किया सिवाय इमरान खान के। इमरान खान इज द फर्स्ट पर्सन के इस साल एक डैम चल गया, 2 डैम नए आप कह शुरू हो गए डेरा इस्माइल खान में। तकरीबन 13 लाख एकड़ जमीन सिर्फ वहां आबाद हो रही है। बहुत चीजें इकट्ठी हो गई हैं। इसी तरह आपका जितना फाटा के एरिया थे, फाटा के एरिया में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। 10 फुट मैं आता हूं। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि जो बात मैं कर रहा था कि जो हमारा मेन क्रॉप है वीट, हम एक्सपोर्ट छोड़ के गए थे, ये इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब जुल्म सुनिए। अब ये कहते हैं हमने वीट ज्यादा मंगाया लेकिन अफगानिस्तान स्मगल हो जाता है या सेंट्रल एशिया स्मगल हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन है? आपने पोल्ट्री के अंदर 8 लाख टन बुरदार साहब ने इजाजत दे दी, वो कोई पूछे ना कि उसका क्या इजाजत दे दी। अब आप ये देखिए कि आज पोल्ट्री को पोल्ट्री को देने की इजाजत दे दी। यहाँ पे आटा रोज महंगा हो रहा है मेरे आपके लिए, आपने पोल्ट्री वालों को इजाजत दे दी 1 साल पहले। अब ये समझाएंगे हमको कि ये क्यों मुर्गियां आटा खाती हैं?
वो पता नहीं यार, मैं पूछ रहा हूं आपसे, मुझे पता अब इन्होंने दिया है आटा दिया है वीट, ठीक है, 8 लाख टन। अच्छा, अब ये क्यों इजाजत दी बुजदार साहब ने? ये बुजदार साहब समझाएंगे। ये पूरी दुनिया को ये समझ में आ रहा है कि पंजाब में अभी एक ट्रांसफर होता है, पोस्टिंग होती है तो पैसे देने पड़ते हैं। सिर्फ इमरान खान को नहीं पता कि ये हो गया है पंजाब के अंदर। ये आप किसी से भी पूछ लीजिए। अब गुजारिश सुनिए। अच्छा, मैं एक चीज़ पर रहीम नासिर साहब चेयरमैन एप्टमा हैं करंट, उनको मैंने लाइन पे लिया है। रहीम नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। एक बहस ये चल रही है, बहुत शुक्रिया इतने शॉर्ट नोटिस पे आपका हमें ज्वाइन करने का। आप चेयरमैन एप्टमा हैं, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन। एक बहस मसलसल चल रही है गुज़िश्ता चंद दिनों से कि पहले हुकूमत के बाद गुज़रा का ये कहना था कि एप्टमा ने या जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने जो एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया वो महज कीमत में किया और मिकदार में और क्वांटिटीज़ में नहीं किया। अब एक दिन पहले पता चला है कि असद उमर साहब ने उसकी तौसीक की है, उन्होंने ये माना है, प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने बताया है कि नहीं, हमने ये इसमें गलती हो गई थी ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स के डाटा को इंटरप्रेट करने में, चूँकि किलोग्राम्स का और मीटर्स का फ़र्क था। अभी क्या पोजीशन है? बिकॉज डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब मेरे साथ बैठे हैं, पाकिस्तान के एक्स डिफेक्टिव फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि टेक्सटाइल की मिकदार में, क्वांटिटी में इजाफा नहीं हुआ, चंद आइटम वॉल्यूम में नहीं हुआ, सिर्फ कीमतों की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ी नजर आती है। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? मैं ये नहीं कहता जी, पीबीएस ने डेटा करेक्ट कर दिया और वो भी यही शो कर रहा था कि जो लो वैल्यू एडेड गुड्स हैं जिसमें कोरा कपड़ा है वो उसकी एक्सपोर्ट कम हुई थी, जो गलत डेटा शो कर रहा था। तो अब वो क्वांटिटी भी रिवाइज हो गई है एंड द एक्सपोर्ट्स आर इन क्वांटिटी टर्म्स अप एंड ऑल्सो पहले जो हमारा $3 की एवरेज कॉस्ट ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट गुड्स थी, आज वो $60 से इंक्रीज कर गई है। सो दोनों तरफ से क्वांटिटी में भी इजाफा है और गुड्स जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं टू वैल्यू एडेड। देर आर फैक्ट्रीज लग रही हैं जो कपड़े को डाई कर रही हैं और डाइड फैब्रिक गारमेंट्स में कन्वर्ट कर रही हैं। तो ये दोनों बड़े पॉजिटिव साइंस है फॉर एक्सपोर्ट्स। अच्छा, बहुत जबरदस्त। ये तो बड़ी पॉजिटिव चीज है। एक दो क्वेश्चन मेरे पास और है, मेरे साथ रहिए डॉक्टर साहब। इसको अब आप मतलब वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वॉल्यूम भी। सर मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि दो चीज़ों में कमी आई है, कॉटन क्लॉथ में कमी आई है, एक नेटवेयर में कमी आई है। 13% नेटवेयर में कमी आई है। आर्ट सिल्क और सिंथेटिक्स के अंदर 58% आई है, लेकिन वो छोटी आइटम है। लेकिन नेटवेयर में 13% कमी आई है। इस पूरे पॉइंट की अहमियत क्या है जो आप कहते हैं? किसी चीज बढ़ गई, कोई कम हो गई? कोई चीज़ बढ़ गई है, कोई चीज़ कम हुई है। द अहमियत इसके ये ज़्यादा प्राइस इफेक्ट है और कम क्वांटिटी इफेक्ट है। और जो आप 92% इम्पोर्ट बढ़ रहा है, वहाँ पर आपको प्राइस और क्वांटिटी इफेक्ट दोनों मिल रहा है। यहाँ पर इतना हमको अगर 92% देखें, इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही हैं, कॉटन 6,000 से 16,000 हुई है, तो हमारी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का तो प्राइस इफेक्ट ही है ना। तो ये मैं कह रहा हूँ कि मतलब इट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग कि आपका एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ 30% बढ़ रहा है, लेकिन आपका इम्पोर्ट जी नासिर साहब, इस पे क्या आपका रद्द-ए-अमल है? सर, हमने अपनी पाकिस्तान की हिस्टोरिकली 10% से ज्यादा एक्सपोर्ट ग्रोथ नहीं देखी। 35% एक्सपोर्ट ग्रोथ इज अनबिलीवेबल। ऐसी चीज आज तक ना कभी हुई है। एंड बांग्लादेश जिसकी हम सारे बात करते हैं और वो एक सक्सेस स्टोरी गिनी जाती है, उनका ईयर ऑन ईयर 20% था। पाकिस्तान हैज ग्रोन बाय 35%। 35%। इसमें अगर 10% का 15% का रॉ मटेरियल का इजाफा डालें तो वो जो जिस नेटवेयर की बात कर रहे हैं उसका सिर्फ प्राइस में सिर्फ 3 से 4% का फर्क आता है रॉ मटेरियल। बिकॉज रॉ मटेरियल एक होता है, उसमें फिर कन्वर्जन कॉस्ट आती हैं, उसमें फिर उसकी डाई आती है एंड देन स्टिचिंग आती है। तो रॉ मटेरियल बिकम्स अ वेरी स्मॉल पोर्शन। अगर 10% या 15% भी इंक्रीज किया तो प्राइसिंग में सिर्फ 3 से 4% का इजाफा होता है। सो व्हेन वी से 35% इंक्रीज, उसमें से 3 या 4 दो छोटे क्वेश्चन है। एक तो ये कि टर्फ की वजह से जो बहुत सी टेक्सटाइल की मशीनरी इंपोर्ट हुई, जिसकी वजह से इंपोर्ट बिल बढ़ा, वो प्रोसेस अब रुक गया है कि आगे आने वाले 42 साल के महीनों में मजीद आपकी इंपोर्ट्स ऐसी होंगी जिससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट फैलेगा, बढ़ेगा? नहीं सर, टर्फ में तकरीबन $4.5 बिलियन की इंपोर्ट आई है, जिसमें तकरीबन $3-3.5 बिलियन की टेक्सटाइल है। तो ये आप पूरा जो इंपोर्ट बिल है ये टर्फ मशीनरी पे नहीं डाल रहे। इसमें तकरीबन 1.5 से 2 बिलियन आ चुका है, 1.5-2 बिलियन और आना है। इस वक्त ट्रेड डेफिसिट देखें, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को आप इंडिपेंडेंटली ट्रीट करें। एक्सपोर्ट की बढ़ना एक अच्छी चीज़ है, इंपोर्ट का बढ़ना एक ख़राब चीज़ है। इंपोर्ट में टेक्सटाइल पे बेस नहीं है, टेक्सटाइल की मशीनरी सिर्फ $3.5 बिलियन की है और इसका जो रॉ मटेरियल है वो तकरीबन $1.2 बिलियन का है। तो टेक्सटाइल के सर मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो लोग दावा कर रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 20 बिलियन तक पहुंच जाएगा साल के आखिर में, लेकिन वो ऐसा होगा या वो रुक जाएगा 5-6 बिलियन के ऊपर ही, बैलेंस आउट हो जाए करंट अकाउंट?
देखें, हम एज टेक्सटाइल बॉडी हम बिलीव करते हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो 37, वी वर एक्सपेक्टिंग 20-25% एक्सपोर्ट ग्रोथ, हमने उसको भी अचीव भी किया और सरपास किया। तो 35%, 37% एक्सपोर्ट ग्रोथ दुनिया में किसी मुल्क में अचीव नहीं हुई है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक, समझ गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जनाब रहीम नासिर साहब, जनाब चेयरमैन एप्टमा है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन पे बात को एक्सप्लेन करते हैं। वो जरा एक उनको बहुत देर से लिया नहीं है। जमशेद इकबाल चीमा साहब, ये मुझे बता दें कि कुछ लोग ये खतरे का इजहार कर रहे हैं, कल भी हमारे प्रोग्राम में कोई कर रहा था कि जिस तरह से इंपोर्ट बिल बलून कर रहा है उसका नेट इफेक्ट ये होगा कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो उसी तरह पहुंच जाएगा जैसे $18 बिलियन का पीएमएलएन की हुकूमत छोड़ के। क्या हो सकता है ऐसे, ये मैनेज करेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूं आपको। अभी चूंकि मिफ्ताह इस्माइल साहब बात कर रहे थे, ये हमें गंदम की जो प्रोडक्शन है देके गए थे 25.2 मिलियन टन, हमारी पिछले साल 27.5 मिलियन टन। हम 108 किलो पर कैपिटा आटा खाते हैं, हमारी पूरी जरूरियात से 1 मिलियन टन ज्यादा है। हम नेट इंपोर्टर नहीं है। बेसिकली आपके साथ अफगानिस्तान बैठा है और वहां पे एक क्राइसिस की सिचुएशन है। क्राइसिस की सिचुएशन अगर आपके पड़ोस में है तो यू आर नॉट सेफ, यू आर नॉट लिविंग इन द आइसोलेशन। जब आपके पोरस बॉर्डर हो तो आपने सपोर्ट करनी है। लिहाजा हमने पिछले साल 4 मिलियन टन गंदम मंगवाई थी, इस साल 2 मिलियन टन मंगवा के भी हम अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट करने की या उनकी जरूरत पूरी करने की पोजीशन में है। और अगले साल हम इससे भी ज्यादा जा रहे हैं। जिस तरह मैंने अगली बात बताई, चीनी तकरीबन 1.5 साल की हम पैदा करने जा रहे हैं, दालों में हमने रिकॉर्ड किया। सो हमने प्रोडक्शन बढ़ाई है। दूसरी बात ये जो मिफ्ताह इस्माइल साहब पहले मानने को तैयार नहीं हुए थे, बड़े बड़े आपके चूंकि सियाने आदमी है, 3-4 चीजों ने पिक कर ली। कपड़ा जो है उसकी एक्सपोर्ट कम हुई है, रा कपड़े की एक्सपोर्ट कम होना पॉजिटिव बात है, ये नेगेटिव बात नहीं है। और रहीम साहब ने ठीक बताया कि जब वैल्यू एडिशन पे आप जाते हैं तो वैल्यू एडिशन किसी मुल्क की खूबसूरती वैल्यू एडिशन है, और किसी मुल्क की इंपोर्ट की खूबसूरती है कि वहां मशीनरी आ रही हो, वहां इन्वेस्टमेंट की चीजें आ रही हो, वो इन्वेस्टमेंट हो रही है। फिर अगली बात सीमेंट का जो बात की, सीमेंट में लोकल जो है हाउसिंग सेक्टर या आपका कमर्शियल सेक्टर जो है वो जब ग्रो करेगा तो सीमेंट की एक्सपोर्ट करने की गुंजाइश ही नहीं बनी। फिर यहां पर जिस तरह स्टील की कंजम्पशन जिस तरह बढ़ी है, स्टील की प्रोडक्शन बढ़ी है। सो आपको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, आप स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, आप फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें, आप टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, आप ऑटो की बात करें, हम ग्रो कर रहे हैं। बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमी के, फंडामेंटल्स पे हम स्ट्रांग जा रहे हैं। एक ब्रेक ले लूं, बाकी एक तरह से ब्रेक ले लूं नाज़रीन। इस ब्रेक के साथ ही डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल के ऊपर जमशेद इकबाल चीमा साहब का ये इल्जाम हम छोड़ के जाते हैं डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल के पास कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, और जब किसी मुल्क का रॉ कपड़ा जो कम एक्सपोर्ट हो और वहां से वैल्यू एडिशन चीजें ज्यादा एक्सपोर्ट हो तो अच्छी बात है। अगर मशीनरी की इंपोर्ट हो रही हो तो ये अच्छी बात है। इसका जवाब लेंगे डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल से एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले जमशेद इकबाल चीमा साहब का ये आर्गुमेंट था, उनका ये कहना था जब किसी मुल्क की रॉ कपड़े की एक्सपोर्ट में कमी होती है, वहाँ से वैल्यू एडिशन गुड जो है रेडीमेड गारमेंट्स वाला वो ज़्यादा बाहर जाती हैं, तो अच्छी बात है। ये कोई कमज़ोरी की बात नहीं है। अगर एक कंट्री में टेक्सटाइल मशीनरी ज़्यादा इंपोर्ट हो रही है तो ये अच्छी बात है, ये मनफी बात नहीं। इल्ज़ाम उनका ये है कि डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल चीज़ों को घुमा फिरा रहे हैं, उससे ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं। जी डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल। नहीं, ये खैर इल्ज़ाम तो ये आपका है, उनका नहीं है। उन्होंने घुमा फिराने की बात नहीं करी। घुमाने फिराने की नहीं, मैं आपका है, मतलब तो उनका क्यों बेचारे को देगा। देखिए मैं आपसे गुजारिश ही कर रहा हूँ कि एंड आई विल स्टार्ट विद कि कॉटन का 35 साल सबसे कम कॉटन हुआ है। अब आप जितनी भी जस्टिफिकेशन कर लेंगे, हमने रिवाइव करा है, ये रिवाइव करके 9 मिलियन बेल्स पे लेकर आए। हम 11.7 मिलियन बेल्स पे कॉटन को छोड़ के गए थे। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान का कॉटन का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। आप 1990s में हमारा और हिंदुस्तान का कॉटन दोनों के बराबर प्रोडक्शन थी, उनकी प्रोडक्शन 3 गुना से ज़्यादा हो गई है कॉटन की, तो कॉटन बढ़ गया है। अब जो बात ये कर रहे हैं कि हमारी हर चीज़ चले गई है, तो कॉटन की आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिनिंग है, आपके पास उतनी प्रोसेसिंग नहीं है, आपके पास उतनी डाइंग प्रिंटिंग नहीं है, तो यू आर नॉट एबल टू प्रोसेस एवरी क्लॉथ दैट यू मेक। ठीक है, so everybody knows this. बांग्लादेश हैज़ और लॉट ऑफ सप्लाई ऑफ गारमेंट्स जो हमारे पास नहीं है, गवर्नमेंट की सप्लाई अब हो जाएगी, अल्लाह करे बिल्ड हो जाए। गारमेंट्स हमारे पास इतनी स्टिचिंग नहीं होती है। जहाँ पे आपने बात करी, उन्होंने औरतों को स्पेशली फीमेल वर्कफोर्स के पार्टिसिपेशन की वजह से उनको बहुत फायदा हुआ है। वो विलिंग टू वर्क एट लोअर वेजेस एंड आर मोर प्रोडक्टिव देन आर वर्कर्स, यू नो फॉर। अच्छा, उसके बाद फिर आपने फरमाया कि ये टर्फ जो है, उसकी वजह से मशीन आ रहे हैं। तो भाई जो प्रोपोर्शन ऑफ मशीन्स जो है ना, वो 2018 में भी इतने थे, पिछले साल भी 8 बिलियन के मशीन आए, इस साल अभी तक मेरे ख्याल से 2 बिलियन के मशीन आए। आपके मशीन जो साल के अंदर है ना, वो 8 बिलियन 7 बिलियन की आएगी मशीन। ले जवाब एक मिनट, टोटल मशीनरी का इंपोर्ट वही होगा
तो मतलब मशीनरी नहीं बढ़ गई, आपका 16 अरब डॉलर का आपने तेल मंगवाएंगे अपने एनर्जी की, उसके बाद आपने एक कसूर तो नहीं है, वो तो रिक्वायरमेंट है। इनका तो किसी चीज का कसूर नहीं है यार, ये तो मतलब ये तो ऐसे ही आए हैं, इनका तो कसूर हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में इंडिया से डबल महंगाई है, इनका कसूर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान के अंदर तेल की इंपोर्ट तो करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में 92% इंपोर्ट बढ़ जाए, हार्ड टॉक में इमरान खान का कसूर नहीं है। 33% इंपोर्ट बढ़ जाए, हम शहनाइयां बजाएंगे। वो तो जवाब देंगे। पाकिस्तान में इस साल रिकॉर्ड तेल की इंपोर्ट इनका कसूर तो नहीं है ना? नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी देखें, $30 की LNG लेना तो इनका कसूर है, वो इनका कसूर। $10 के अंदर LNG लेकर हमको गालियां देते थे, $4 में क्यों नहीं लेकर आए? मुझे ये बताइए कि हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्यों करके दिखाएंगे? जमशेद साहब, गैस की प्राइसेस जब कम थी तो नेगोशिएट किया नहीं, गैस की प्राइसेस 24-23 हो गई है पर मिलियन BTU, तब आपको ख्याल आया इंपोर्ट करने का, ये वो कह रहे हैं बुनियादी तौर पर। देखिए, पहली बात तो ये कि कॉटन का चूंकि बड़ा रिलेटेड है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कॉटन उन्होंने कहा कि हमारे दौर में पैदावार बढ़ी 14.28 मिलियन बेल इन पीपल्स पार्टी से मिली। 14.28 मिलियन बेल को ये ले आए 10 पे। 4.2 मिलियन बेल इनके अपने दौर में कम हुई और तकरीबन 3 दौर में पैदावार नहीं बढ़ा सके, कम। लेकिन 24 थी क्या? नहीं, 10.2 आप 10.2 पे छोड़ के गए थे, 10.2 पे छोड़ के गए थे। एक मिनट में डॉक्टर साहब 10.2 पे आप छोड़ के गए थे। सो बेसिकली आप कह लें कि हमने कॉटन को रिवाइव किया है कि फी एकड़ पैदावार हमारी ज्यादा हुई है। दूसरी बात इन्होंने की है गैस की। गैस के हवाले से देखिए, एक चीज है कि गैस की आप इन्वेंट्री नहीं रख सकते, गैस की इन्वेंट्री आप नहीं रख सकते। आपने अकॉर्डिंग टू द नीड या अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल ही निगोशिएट करना है। गैस की जब पैदावार आप दुनिया भर में 4 से 5 गुना, तकरीबन 3.7 टाइम आप इन्वेंट्री नहीं रख सकते गैस की, लेकिन आप फॉरवर्ड परचेजिंग एग्रीमेंट कर सकते थे। गैस उधर ही रहती, कतर में आप एग्रीमेंट कर लेते, जब $2-2.5-3 की थी, $4 $6 पे एग्रीमेंट होता था आपका। अच्छा देखिए, इस साल डॉक्टर साहब तकरीबन सारी ही एक्सपेक्टेशन गलत हुई हैं। चीनी की बात कर लें, हम गंदम की बात कर लें, हम मेटल की बात कर लें, हम आप पहले गैसेस की बात कर लें कि एक वक्त में आपका नेगेटिव प्राइस थी आपके क्रूड ऑयल की, और फिर जब ऊपर गया तो पता ही नहीं चला। इसी तरह आप कह लें गैस के साथ भी हुआ है। कोयला का कोई बंदा नहीं सोच सकता था कि मतलब तकरीबन 150% महंगा हो जाएगा। कोयला 150% महंगा हो गया, फिर शार्ट भी हो गया। सो आप पोस्ट कोविड जो है, कोविड को आप पिछले 200 साल 300 साल आप देखें, कौन सा इतना बड़ा पेंडेमिक आया है कि जब आपका 5 लाख मुसाफिर हर वक्त हवा में उड़ रहा था, सारे के सारे जमीन पे आ जाएं, सारे बॉर्डर बंद हो जाएं, सारे एयरपोर्ट बंद हो जाएं, सारी आपकी माइंस बंद हो जाएं, वेल्स बंद हो जाएं, फैक्ट्रियां बंद हो जाएं। इस वक्त कौन सोच सकता था? आप भी यहां बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं। खादों में क्या हुआ है? कोई तो $300 का पर टन था, वो आप कह लें $1000 पर टन पे चला गया। सो ये जो आप कह लें बिल्कुल सिचुएशन यू कैन से आउट ऑफ बॉक्स गई है, सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स गई है। इसमें कहीं खुदा न खास्ता कहीं एम्बेजलमेंट का इशू हो, किसी जगह कोई नालायकी का इशू हो, वो एक अलग वो डिस्कशन करने वाली बात है। बाकी जिसे कहते हैं कि जजमेंट की बात करें, तो जजमेंट में तकरीबन किसी की भी, मैं फोरकास्ट बड़ी पढ़ता हूं, मैं अगले 40 साल की फोरकास्ट पढ़ रहा होता हूं, मैं पिछले 40 साल की हिस्ट्री के शुरू कर, मैं 1960 से पहले कोई हिस्ट्री शुरू करता कि सारी फूड की करें, एनर्जी की करें, डॉलर की करें, मैं 1960 से शुरू करता हूं, 1940 से शुरू करता हूं। सो बेसिकली हम खुद बीट हुए हैं, हम खुद आप कह लें डिसीव हुए हैं। जिस तरह प्राइसेस इस साल हुई हैं, जिस तरह प्राइसेस इस साल हुई हैं, ये पोस्ट कोविड हुई हैं, पोस्ट कोविड सिचुएशन। डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल, जमशेद साहब का कहना है कि कोविड का जो फिनोमेना था, जो पेंडेमिक का फिनोमेना था, वो एक अनयूजुअल किस्म की चीज़ थी, जिसके नतीजे में जो सप्लाई चेन्स थी, जो प्रोडक्शन थी, वो रुक गई। माइनिंग का काम था, हवाई जहाज़ों का उड़ना था, सब चीज़ रुक गई, जिसकी वजह से एक ऐसा स्लम्प आया जो एक गैर मामूली किस्म की चीज़ थी। अब उससे रिकवरी हो रही है, वो ये कह रहे हैं। इस पर जमशेद साहब की जो बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोविड था, कोविड के साल जो 2020-21 का साल था आपका, उसमें आपने जब 22 बिलियन की एक्सपोर्ट करी तो हमने कुछ नहीं बोला कि वो कोविड था। अब जब कोविड से रिकवर हो गए और आप जब 90% आपका इंपोर्ट बढ़ रहा है, तो आप कह रहे हैं यार, आप जब 30% एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो आप कोविड की बात नहीं कर रहे, आप बोल रहे हैं हाँ 30% एक्सपोर्ट बढ़ा। जब 90% इंपोर्ट बढ़ा तो बोले कोविड आ गया। जब आप 13% इन्फ्लेशन कर रहे हैं, 18% फूड इन्फ्लेशन कर रहे हैं, आप बोलते हैं कोविड है। हिंदुस्तान का हम बोलते हैं 4%, बोलते हैं यार इंटरनेशनल प्राइस है। भाई कहीं तो रुको ना, कोई जगह तो मानो कि कहीं ना कहीं गलती हो गई। $4 की गैस आपने नहीं ली, $10 की गैस लेने वालों को आपने जेल में डाला, और $30 की गैस लेके आ रहे हो, उसके बाद भी बोलते हो बहस कर लो। 30 डॉलर की लेकर आए, चले आप लेकिन जमशेद साहब, अच्छा मेरी सर गुजारिश तो सुन लें सर,
$30 तो इसमें तो जेल में गए ना, थोड़ी सी तो दिल जलता है ना। $30 की गैस लेकर आए हैं। अब आप ये सोचिए कि आज भी, और आपके प्रोग्राम में ये बोलने की इजाजत नहीं कि आज भी नवाज शरीफ का फैज़ है जो हम सस्ती गैस दिला रहे हैं और एवरेज पे रुके हुए, जो आपने $13 पे की हुई है, जो हमने 13% पे करी हुई है, 13% ऑफ द ब्रांड किया। अच्छा, और ये जो बात करिए, जो शुरू में आपके क्लिप में आया कि पाकिस्तान में दुनिया में 1970 से सबसे ज्यादा महंगाई है, ये कौन सी है? जब पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत आई थी और अब तो $140 का ऑयल था, अभी तो $80 का भी ऑयल नहीं है। ये क्या बात कर रहे हैं? अभी इनको तो, मैं तो आपको सच बता रहा हूं, मैं आपको, कुछ लोग बड़े समझदार हैं, लेकिन ओवरऑल दिस गवर्नमेंट इज द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट। अच्छा, वो यही कह रहे थे ना, वो ये कह रहे थे कि पेंडेमिक से आप हमें कहते हैं नालायक, वो बेसिकली एक्सप्लेन तो है नालायक कि नालायकी का इशू नहीं है। अब जमशेद साहब नहीं है, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, मेरे मतलब मैं इनसे मेरे इतनी कोई, बाकी जो नालायक है उनका नाम आपने ब्रेक नहीं, मैं आपको देखिए, मैं आपको हमाद इज अ गुड गाय, लेकिन मैं नालायकों के नाम नहीं लेता, नालायकों के नाम नहीं लेता, लाइकों के नाम ले ले तो नालायक खुद ही लाइकों के नाम मैंने ले लिया ना। जमशेद साहब बैठे हुए लाइक, जमशेद साहब वो कह रहे हैं कि आप हमाद अजहर, रज़ाक दाऊद और असद उमर वाला लायक है, बाकी नालायकों का नाम वो लेना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन जमशेद साहब उन्होंने दूसरी जो बात की है वो ये कह रहे हैं कि जहां जहां मसले हैं वहां आप पेंडेमिक को ब्लेम करते हैं, जहां जहां आपकी एक्सपोर्ट कोई चीज बढ़ गई है वहां आप उसका क्रेडिट लेते हैं, अपनी छाती पीटते हैं। नहीं, ये बात आप कह लें कि ये तो जैसे जिस तरह उन्होंने 4 चीज़ें पॉइंट आउट की कि जी हमारी ये कमजोरियां हैं, चूंकि आप कह लें ये टेंडेंसी होती है ह्यूमन बीइंग की, बात ठीक है इस्माइल साहब की, अपना क्या नाम है मिफ्ताह साहब की बात ठीक है, बट आप कह लें कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि, और चूंकि अपोजिशन में हैं और अपोजिशन जो है वो मतलब उससे हमारी जो ये एनालिसिस करके आते हैं, उसमें जो भी कमजोरियां होती हैं वहां पे सुरख निशान लगाते जाते हैं साथ साथ। जहां हमने सुरख लगाना होता है ये ग्रीन लगाते हैं, जहां इन्होंने ग्रीन लगाना होता है हम सुरख लगाते हैं। वो तो एक है फिनोमिना। लेकिन बहरहाल मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने खुराक की प्रोडक्शन में इंप्रूव किया है, हमने एनर्जी में हम कर कुछ नहीं सकते कि और एनर्जी की कीमतें ज्यादा बढ़ी हैं, वो कोयले में करें, गैस में करें। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो एक्सप्लोरेशन है या आपकी एनर्जी की जो प्रोडक्शन है सालाना गैस की 9% कम हो रही है पिछले 15 साल से। सालाना 9% जब कम हो रही है तो नई एक्सप्लोरेशन आ नहीं रही उस तरह। सो अब और आप आगे पीपल्स पार्टी के दौर में भी देखें और नून लीग के दौर में देखें कि देहातों को गैस दी गई, शहरों को, छोटे सिटीज को गैस दी गई, अर्बनाइजेशन ज्यादा हुई, डिमांड बढ़ गई। सो इसमें एनर्जी के बिल ने हर चीज अपसेट किया उस चीज को, और हमें उसमें डेफिनेटली वी आर इन ट्रबल। दूसरा जो चीजें हम इंपोर्ट कर रहे थे स्पेशली एडिबल ऑयल का और दूसरे आप कह लें क्रूड ऑयल का, ये बड़ा गहरा रिश्ता है कि आपका जब तेल महंगा हो जाता है, 70-80 बैरल की बात होती है, $80 की बैरल होती है, उस वक्त आपकी गन्ने से चीनी नहीं बनती, तेल बनना शुरू होता है। मकई से आपका स्टार्च नहीं बनता, मकई से भी एडिबल ऑयल बनना शुरू, क्या नाम है, क्रूड ऑयल बनना शुरू होता है। और फिर तीसरा आपका जो एडिबल ऑयल है यानी पाम ऑयल से उधर जाना, लिहाजा आपकी साथ ही एनर्जी महंगी होने के साथ खुराक महंगी हो जाती है। आपकी चीनी उधर जाना शुरू होती है, आपका एडिबल ऑयल उधर जाना शुरू होता है, आपके मकई उधर जाना शुरू, ये 3 चीजें आपकी उधर जाना शुरू हो जाती हैं। लिहाजा यहां पे उसका भी एक इम्पैक्ट आया। सो हमें इश्यूज मौजूद हैं चूंकि हम स्पेशली एडिबल ऑयल के और जरा रोकिए जरा ठीक है, आपका बड़ा आपका मौकफ आ गया। मैं जरा सम अप कर दूं इसको, ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं सब आप मसलसल ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, कीमतें ऊपर चली गई, गंदम का, शुगर का, जिस भी चीज़ का, पाम ऑयल का, और ये जिम्मेदार है। वो उसकी आगे से कॉज एंड इफेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस में इजाफा हो गया, फलां चीज़ का इजाफा, तो हमारा कसूर नहीं है, हालात इस किस्म के हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि इस गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था या अभी क्या करना चाहिए इन चीज़ों को ठीक करने के लिए? कोई आपके पास सोल्यूशन है ऐसा, थ्योरेटिकली ही सही हो? सर मैं देखिए यहाँ से शुरू करता हूँ कि जब हम पेट्रोल की कीमत बढ़ाते थे तो खान साहब ये नहीं बोलते थे कि कोई क्रॉस एंड इफेक्ट किया, खान साहब बोलते थे तुम चोरी कर रहे हो। सही है, ठीक है। तो उस टाइप की अपोजिशन बिल्कुल सही, वो भी यही कहते, ठीक है। वो तो मतलब गाली गलौज चोरी करने का इल्जाम देते, डॉलर पे भी यही कहते, ठीक है, डॉलर पे भी ये बढ़ते थे, 1 रुपये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, सही। हम तो ये गुजारिश कर रहे हैं कि यार आपने क्या करा है। हम आपको 3 साल से हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि यार टर्मिनल के इंपोर्टर्स बैठे, कोई आपके पास एडवाइस है कि इनको क्या करना चाहिए? टर्मिनल लगाओ, पाइपलाइन लगाओ गैस की, और उसमें क्या लंबी
लंबी चौड़ी समझ है, गैस की पाइपलाइन लगाइए, मेरी बात सुने आप, जो है DAP 8,500 या 9,000 रुपए का मिल गया है। चीमा साहब मुझसे बहुत ज्यादा जमशेद साहब जानते हैं, कौन फार्मर खरीद सकता है? क्या इंसेंटिव्स दिए हैं आपने? देना इंसेंटिव्स, सोयाबीन लगवाइए। ये सही कह रहे हैं कि सोयाबीन पे $3 बिलियन का आप एडिबल ऑयल ले रहे हैं इस साल, $3 बिलियन का। व्हाई आर यू नॉट गिविंग देम ओवर द टॉप इंसेंटिव्स टू द फार्मर्स? अपने फार्मर्स हैं, पिछले साल 2,200 रुपए का आप गंदम इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन 2,000 रुपए हमारे फार्मर्स को बिल्कुल खत्म हो गया। जनाब डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब का, इसी तरह जमशेद इकबाल चीमा साहब का और एप्टमा के चेयरमैन जनाब रहीम नासिर साहब का हमें इस डिस्कशन में ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। आज इतना ही नाज़रीन, कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।